नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आज की तारीख में किसी भी 16-17 साल के लड़का या लड़की को कौन सा सवाल सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है? यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स या पास आउट हो चुके युवाओं को कौन सी चिंता सबसे ज्यादा सता रही है? ज्यादातर माँ बाप इस बात को लेकर टेंशन में है कि अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं, कौन सा कोर्स कराएं जिससे उनके बच्चे जीवन में सफलता हासिल कर समाज में अपनी पहचान बना सकें। बेरोजगारों की फौज और अनस्किल्ड नौजवानों की तादाद ये भी सवाल खड़े कर रही है कि कहीं हमारी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में खामियां तो नहीं है। अगर हैं तो उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है? शिक्षा हर व्यक्ति से जुड़ा मसला है, हर घर परिवार और समाज से जुड़ा मसला है, हर गांव शहर से जुड़ा मसला है। किसी देश की तरक्की और लोकतंत्र की मजबूती में एक शिक्षित और योग्य नागरिक ईंधन की भूमिका निभाते हैं। आज मैं राजनीति की बात नहीं करूंगी, जातीय जोड़ तोड़ और वोटिंग बिहेवियर पर पड़ने वाले उसके असर की भी बात नहीं करूंगी। ये बात भी नहीं करूंगी कि अरब वर्ल्ड के देशों के बीच आपसी केमिस्ट्री कितनी तेजी से बदल रही है। आज मैं बात करूंगी उस मुद्दे की जिसका सीधा संबंध आपसे, आपके बच्चे के भविष्य से और समाज से है, देश की तरक्की और खुशहाली से है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि हजारों साल से भारत किस शिक्षा पद्धति के जरिए आगे बढ़ता रहा है, उसमें समय के साथ किस तरह के बदलाव आते रहे हैं और सही मायनों में शिक्षा का मकसद क्या रहा है। किस तरह से भारत की शिक्षा पद्धति हाड़ मांस के एक जीव को विवेकशील इंसान, जिम्मेदार और सभ्य नागरिक बनाती रही है, मानव जन्म को किस तरह से नए मायने देती रही है। प्राचीन काल से लेकर अंग्रेजों के आने तक भारत के स्कूलों की तस्वीर और पढ़ाई का तौर तरीका कितना और किस तरह बदला है। ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम भारत की शिक्षा क्रांति में। हजारों साल से मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में जहां शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वहीं शिक्षक यानी गुरु पथ प्रदर्शक की भूमिका में। लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था कहां खड़ी है? गूगल और चैट जीपीटी के दौर में बच्चों को किस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए? स्कूल और क्लासरूम कैसे होने चाहिए? टीचरों की भूमिका क्या होनी चाहिए और उनकी ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए? ऐसे सभी सवालों पर मंथन करने से पहले हमें ये समझना होगा कि भारत की शिक्षा प्रणाली किन किन घुमावदार और ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए इस मुकाम तक पहुंची है। वेद पुराण इशारा करते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली थी, जिसमें छात्र अपने माता पिता से दूर प्रकृति के प्रांगण में शिक्षा दीक्षा हासिल करते थे। उन्हें शास्त्र, शस्त्र और जिंदगी के व्यवहारिक चुनौतियों से निपटने का हुनर गुरु के आश्रमों में ही सिखाया जाता था। उस दौर में छात्रों को अपनी जीवनचर्या के लिए भिक्षाटन भी करना पड़ता था, जिसका एक मकसद होता था छात्रों के भीतर से अहंकार को खत्म करना, साथ ही त्याग और मानवीय गुणों को शिष्यों में कूट कूट कर भरना। सीखने सिखाने की प्रक्रिया कैसे और कब शुरू हुई, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन जीवन को आसान बनाने के लिए दूसरों के अनुभवों से सीखने और सिखाने का सिलसिला इंसान के वजूद में आने के साथ ही शुरू हुआ होगा। भारतीय परंपरा में वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिनकी रचना 5000 साल से लेकर 10,000 साल के बीच मानी जाती है। ऋषियों ने अपने प्राचीन ज्ञान, अनुभव और अनुसंधान को 4 वेदों में दुनिया के सामने रखा: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों से 4 उपवेद निकले: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। सृष्टि के रहस्यों से पर्दा उठाने और लोगों को वैज्ञानिक तरीके से तरक्की की राह दिखाते वेदों के 6 अंग भी सामने आए: शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, कल्प। ऐसे में समझा जा सकता है कि प्राचीन भारत में ज्ञान की धारा कितनी प्रभावशाली तरीके से बढ़ रही थी।
और लोगों को तरक्की के नए रास्ते दिखा रही थी। हजारों साल पहले प्राचीन भारत में शिक्षा की गुरु शिष्य परंपरा थी, जिसमें छात्र अपना घर द्वार छोड़कर गुरु के घर जाता था। गुरुकुल में रहते हुए व्यवहारिक जीवन की चुनौतियों से निपटने का ज्ञान हासिल करता था। तो उसमें क्या होता था, टीचर के साथ ही, गुरु के साथ ही सब शिष्य वर्ग सब एक साथ रहते थे, उनके घर पे रहते थे और उनके खाना खाते थे। लेकिन उनका ऐसे कोई आय भी नहीं था। गांव से फसल के बाद जो घर घर से कुछ धान देते थे, धान कुछ इकट्ठा करके वही उनका इनकम था, आय था। उसी से बहुत साधारण आम आदमी का जीवन खुद ही जीते थे। जो जितने जो साथ में जो स्टूडेंट्स रहते थे, सब छात्र सब उनके साथ वही खाते थे। सो दे कुड डायरेक्टली लर्न फ्रॉम द लाइफ। मान लीजिए आप एक जीवन से दूसरी जीवन सचमुच शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भारत की दार्शनिक परंपरा के मुताबिक गुरु अपने शिष्यों को सामाजिक जीवन में हर तरह की भूमिका निभाने के लिए तैयार करते थे। साथ ही प्रकृति के साथ मनुष्य के रिश्तों की डोर को प्राचीन शिक्षा प्रणाली मजबूत करती थी। हमारी जो गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली थी, उसके सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है कि वो मनुष्य और प्रकृति के संबंधों की डोर को सुदृढ़ करती थी। वैदिक काल में सुनकर ज्ञान हासिल करने की परंपरा थी। ऐसे में शिक्षा पद्धति इस तरह की थी जो कानों को यानी सुनने में अच्छी लगे, लेकिन बिना समझे और चिंतन के मंत्र रटने को शिक्षा नहीं माना जाता था। वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में गुरु का घर ही विद्यालय था, जिसे गुरुकुल भी कहा जाता था। गुरुकुल में दाखिला सिर्फ नैतिक बल और सदाचार के आधार पर होता था, जिसके लिए ब्रह्मचर्य का जीवन अनिवार्य शर्त थी। गुरु की सेवा शिष्यों का पवित्र कर्तव्य माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में सामान्य विद्यार्थियों को सभी विषयों की बुनियादी शिक्षा दी जाती थी, जिससे वो समाज में एक सभ्य प्राणी के रूप में अपनी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सके। वहीं उच्च शिक्षा यानी शास्त्र और शस्त्र की सिर्फ योग्य लोगों को दी जाती थी। गुरुकुल में हर छात्र को सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती थी। इट मीन्स होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन होता था। लेकिन किसी का एक्सपर्टीज, किसी का झुकाव यदि किसी एक तरफ है तो उसको उस शिक्षा को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से प्रमाणित करते हुए आगे बढ़ाते थे। यानी कोई युद्ध कला में धनुष बाण सीखता है, कोई गदा सीखता है, कोई औषधि सीखता है, तो अलग अलग तरीके के सारे विद्यार्थियों को, छात्रों को थोड़ा थोड़ा तो आता था, लेकिन जिसमें आपको एक्सपर्टीज चाहिए वो भी होता था। यानी इसमें दो चीज़ है, मल्टीडिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज, सो डीप नॉलेज इन दैट वन पर्टिकुलर फील्ड भी था, और उसके अलावा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सबसे महत्वपूर्ण गुरुकुल में छात्रों को जाकर नदी से पानी लाने से लेकर जंगल में जाकर लकड़ियों को ले आकर ईंधन तैयार कर, इसमें कष्ट जो होते हैं उनको उसमें पता चलते थे। वो राजघराने से आने दो या गरीब परिवार से आने दो, सब लोगों को एक तरफ माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा के 3 तरह की संस्थाओं का जिक्र मिलता है। पहली, गुरुकुल, जहां विद्यार्थी आश्रम में रहते हुए शिक्षा हासिल करते थे। दूसरा, परिषद, ये उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, यहां विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। तीसरी, तपस्थली, यहां बड़े बड़े विद्वानों के सम्मेलन हुआ करते थे। तपस्थली ज्ञान विज्ञान की धारा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते थे। उत्तर वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक मुख्य भूमिका में थे। गुरु शिष्य के बीच प्रश्न उत्तर और संवाद होता था। गुरु शिष्य के सामने प्रश्न के रूप में समस्या रखते थे और शिष्य को अपनी व्यवहारिक समझ और विवेक के आधार पर उत्तर देना होता था। ये एक ऐसी विकसित और वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली थी जिसमें शिष्यों के संपूर्ण और व्यवहारिक ज्ञान की खिड़की दरवाजे खुलते थे। विद्यार्थी 5 साल की उम्र में गुरुकुल में जाता था और 21 से 25 साल की उम्र के बीच अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर वापस अपने घर लौट आता था। कुछ दस्तावेजों के मुताबिक प्राचीन भारत से दूसरों को सिखाने की जो परंपरा शुरू हुई, उसमें एक गुरु कई छात्रों को ट्रेनिंग देता था और वो गुरु ऋण चुकाने के रूप में दूसरों को अपना ज्ञान देता था, जिसमें हर पीढ़ी पर गुरु से हासिल ज्ञान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती थी।
प्राचीन भारत में शिक्षा मूल्यों पर आधारित यानी वैल्यू बेस्ड होती थी। शुरुआती पढ़ाई सभी के लिए एक जैसी थी, यानी आज की भाषा में कहें तो मल्टी डिसिप्लिनरी थी। मकसद था गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों का संपूर्ण विकास। छात्रों की रुचि और योग्यता को देखते हुए स्पेशलाइजेशन की व्यवस्था के भी स्पष्ट संकेत मिलते हैं। प्राचीन भारत के गुरुओं के लिए मानव जीवन एक बड़ी प्रयोगशाला की तरह था और छात्रों को सांसारिक जीवन की चुनौतियों से निपटने का हुनर सिखाना शिक्षा का उद्देश्य था। गुरु से सुनकर ज्ञान हासिल करने की परंपरा थी। इस परंपरा में शिष्य सिर्फ श्रोता नहीं था, वो हमेशा सचेत रहता था और अपने दौर की मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के तौर तरीकों से लेकर गुरु से तर्क करने के लिए भी तैयार रहता था। शिष्य गुरु के आश्रम में रहते हुए ही समाज में जाकर व्यवहारिक शिक्षा हासिल करता था। उसके बाद अपने ज्ञान को व्यावहारिकता की कसौटी पर मापता था। रामायण और महाभारत काल के गुरुकुल में शास्त्र के साथ सैन्य शिक्षा की प्रधानता दिखती है। उत्तर वैदिक काल में महिलाएं समाज का एक सभ्य, शिक्षित और सम्मानित हिस्सा हुआ करती थी। ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि हजारों साल पहले भारत भूमि पर महिलाओं को किस तरह से शिक्षित किया जाता था। भारत में ज्ञान की देवी के तौर पर मां सरस्वती की पूजा होती है। प्राचीन साहित्यिक स्रोतों में जिक्र मिलता है कि भारत में हजारों साल पहले भी स्त्रियां पुरुषों की तरह ही शिक्षा हासिल करती थी। रामायण काल में देवासुर संग्राम के दौरान राजा दशरथ को युद्ध जिताने में कैकेयी के शौर्य का जिक्र मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की माता कौशल्या को मंत्र विद्य यानी सभी मंत्रों का ज्ञाता कहा गया है। महाभारत काल में अभिमन्यु के माता के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ने के ज्ञान हासिल करने का जिक्र मिलता है। मतलब प्राचीन भारत में स्त्रियां न सिर्फ शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा लेती थी, बल्कि दोनों में गहरी दिलचस्पी भी रखती थी। भारत में सदैव ही अगर हम भारतीय प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो महिलाओं को बराबरी के अवसर जो है मिलते थे शिक्षा के। ऋग्वेद की कई ऋचाओं की रचयिता भी स्त्रियां मानी जाती हैं। अर्धनारीश्वर की सोच स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और उनके संतुलित संबंधों का परिचायक है। वैदिक काल में परिवार के सभी कामों में स्त्री पुरुष को बराबर के अधिकार थे। ऐसे में महिलाएं शिक्षा ग्रहण करने के अलावा पति के साथ यज्ञ में भी शामिल होती थी। विदुषी, अदिति, शची, शतरूपा, अरुंधति चारों वेदों की प्रकांड विद्वान थीं। वहीं घोषा और अल्पा जैसी विदुषी महिलाओं ने लोगों को बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए आयुर्वेद का अध्ययन किया। विदुषी अभ्रण ने अपने योग में उन्नत खेती के लिए वेदों के आधार पर नए नए बीजों को खेती के लिए किसानों को पैदा करने के लिए दिया। विदुषी गार्गी ने शास्त्रार्थ में अपने दौर के महान विद्वान महर्षि याज्ञवल्क्य तक को हरा दिया था। तो महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने अपने पति से वेदों का ज्ञान हासिल किया और ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कन्या गुरुकुल खोले। तो विदुषी सुलभा ने शास्त्रार्थ में राजा जनक जैसे विद्वान को हरा दिया। महिलाओं की शिक्षा के लिए गुरुकुल शुरू किए। लोपमुद्रा, स्वाहा और विदोत्तमा जैसी कई विदुषी महिलाओं का जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। यानी हजारों साल पहले महिलाओं की शिक्षा दीक्षा में कोई भेदभाव नहीं होता था। शिक्षा की कोई अभाव नहीं था, क्योंकि हम लोग उपनिषद वैदिक समय पे हम लोग मिलते हैं। गार्गी, मैत्रेयी वगैरह वो ब्रह्मज्ञ ऋषियों का उन्होंने चुनौती दिया था, चैलेंज किए थे। सो ऑब्वियसली शिक्षा व्यवस्था के बिना संभव नहीं था। लेकिन महिलाएं लेके बाहर कोई काम के लिए जाएंगे, कोई उपाय करेंगे, कुछ इनकम करेंगे, वही प्रणाली वही पद्धति उसमें नहीं था। भारत में हजारों साल से लड़कों की तरह ही लड़कियों को भी शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की परंपरा थी। पहले शिक्षित होने के बाद महिलाएं घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां संभालती थीं। वहीं पुरुष खेती से लेकर कारोबार तक यानी कमाई से जुड़े कामों को करते थे। समय चक्र के साथ सामाजिक व्यवस्था में पुरुषों का वर्चस्व बढ़ता गया और महिलाएं पीछे छूटती गईं।
समय के साथ शिक्षा प्रणाली और गुरुकुल में भी बदलाव होते रहे। भारत के नक्शे पर तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षा के बड़े केंद्र चमकने लगे थे। पूरी दुनिया ने जब यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं सुना था, उस दौर में भी भारत में व्यवस्थित उच्च शिक्षा के केंद्र के तौर पर यूनिवर्सिटीज खुलने लगी थी। भारत में इस्लाम के कदम पड़ने के बाद शिक्षा का स्वरूप भी बदलने लगा। शुरुआती दौर में इस्लामिक शिक्षा का मकसद था धर्म का प्रचार प्रसार, मतलब मजहबी तालीम ड्राइविंग सीट पर थी। गुरुकुल की जगह मदरसों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। संस्कृत की जगह अरबी और फारसी में छात्रों को इल्म दिया जाने लगा। दिल्ली इस्लामिक शिक्षा के बड़े केंद्रों में से एक बन गया। मुगल बादशाह अकबर के दौर में आगरा से करीब 35-40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में कई मदरसे बने, जिनमें साहित्य, गणित, दर्शन, चिकित्सा, कृषि और ज्योतिष जैसे विषयों की तालीम दी जाती थी। दिल्ली के तख्त पर आज से 787 साल पहले एक महिला बैठी, जिसका नाम था रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी। रजिया पर्दा प्रथा को किनारे रखते हुए पुरुषों की तरह ही खुले मुंह दरबार में पहुंचती। उसे भी इल्तुतमिश ने अपने बेटों की तरह ही सेना के नेतृत्व और प्रशासन संभालने की ट्रेनिंग दी थी। मतलब भारत में मुस्लिम शासकों ने शुरुआती दौर में अपनी बेटियों को भी बेटों की तरह शिक्षा दीक्षा दी। जब मुस्लिम रूलर आए, मुस्लिम सलातीन आए, जो मुग़ल काल है, मुग़ल काल से पहले पठान्स आए, उनके पहले ग़ुलाम डायनेस्टी थी, इनके समय में भी एजुकेशन जो है मदरसे की शक्ल, मदरसा का मतलब ही होता है एजुकेशन। इन लोगों ने भी एजुकेशन जो है मदरसा जो है बड़े बड़े कायम किए, जहाँ पे ख़ास तौर पे जो पढ़ाई होती थी वो फ़िलासफ़ी होती थी, रिलीजियस होती थी, और लीगल जो है जो मुस्लिम्स ज्यूरिस्ट जो होते थे उनकी जो है पढ़ाई, उस चीज़ की पढ़ाई होती थी। भारत में मुस्लिम शिक्षा की नींव 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी ने डाली। अजमेर में एक मदरसा खुलवाया। फिरोज शाह तुगलक के दौर में दिल्ली इस्लामिक शिक्षा के बड़े केंद्रों में से एक बन गई। हालांकि मुस्लिम शासकों के दौर में बौद्ध विहार और विश्वविद्यालयों को खंडहर में तब्दील करने का भी काम हुआ। भारत में मुस्लिम शासकों ने जिस शिक्षा प्रणाली को अपनाया, उसका मुख्य मकसद था इस्लाम का प्रचार, गलत सही में अंतर बताना, जीविकोपार्जन का हुनर सिखाना। प्राथमिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। मदरसों में उच्च शिक्षा 2 हिस्सों में बटी हुई थी, सांसारिक और धार्मिक। सांसारिक शिक्षा में गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, इतिहास, साहित्य, तर्कशास्त्र जैसे विषय थे। धार्मिक शिक्षा में कुरान की विस्तृत शिक्षा शामिल थी, जिसमें इस्लामिक कानून और सूफीवाद के फलसफे पढ़ाए जाते थे। भारत में इस्लामिक शिक्षा को बड़ा विस्तार मुगलों के दौर में मिला। मुगल शासक हुमायूं ने दिल्ली में खास तौर से ज्योतिष और भूगोल की शिक्षा के लिए एक मदरसा खोला, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कई मदरसे खुलवाए, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी थी। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के दौर में भी नए मदरसे खोलने का सिलसिला जारी रहा। टूरिस्ट जो है ब्रिटिश जब भारत में आया, उसने जब देखा इनको, जहां आरा को शाहजहां की बेटी कि सूरत के बंदरगाह को वो हैंडल कर रही है, उसके जहाज़ आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि ये फैसिलिटी, ये राइट इंग्लैंड के रॉयल फैमिली की लेडीज़ को भी नहीं था उस ज़माने में। उस दौर में देश में इस्लामिक शिक्षा के बड़े केंद्रों में दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, बदायूं, जौनपुर, बीदर, गोलकुंडा, मालवा, मुल्तान, सियालकोट, गुजरात और बंगाल हुआ करते थे। यह संभवतः भारत में खुद को स्थापित करने की जद्दोजहद ही रही होगी, जिसमें फारसी साहित्यकारों ने यहाँ की परंपरा और रग रग में बसे आदर्श पात्रों को बहुत ही खूबसूरती से अपनाया। मुस्लिम शासकों के दौर में इस्लामिक शिक्षा का प्रचार प्रसार जोर शोर से हुआ। उसी दौर में अरबी और फारसी के मेल से एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ। मुगलों के दौर में ही अंग्रेजों के कदम भारत में पड़ चुके थे। अंग्रेज विशालकाय भारत पर पूरी तरह से कब्जा करने का प्लान बना रहे थे। ऐसे में
ब्रिटेन से आए ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने सबसे पहले भाषा के अंतर को पाटने का काम शुरू किया। अंग्रेजी सिखाने के लिए नए स्कूलों का जाल बिछाने का आइडिया सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक अफसर चार्ल्स ग्रांट के दिमाग में आया। उसने शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम को सबसे बेहतर बताया, जिसे बाद में लॉर्ड मैकॉले ने आगे बढ़ाया। फिर वुड्स डिस्पैच और हंटर कमीशन आया। साल 1917 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की समस्याओं की स्टडी के लिए सैडलर कमीशन बनाया गया, जिसकी कई सिफारिशें दूसरे विश्वविद्यालयों में भी लागू हुई। सैडलर कमीशन ने 12 साल के स्कूल कोर्स और इंटरमीडिएट के बाद 3 साल के डिग्री कोर्स की राह दिखाई। भारत के संभ्रांत वर्ग के दिलो दिमाग पर तेजी से अंग्रेजियत छाने लगी। आजादी मिलने से पहले तक अंग्रेजी मुल्क के पावर एलीट यानी ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और एकेडमिया की भाषा बन चुकी थी। गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य होने के नाते लॉर्ड मैकॉले ने मिनट ऑफ एजुकेशन तैयार किया। इस पर बोलते हुए उसने कहा था, हम अंग्रेजी बोलने वालों का एक ऐसा वर्ग तैयार करें जो हमारे और शासित लोगों के बीच पुल का काम करे। उनका रंग और खून तो भारतीय हो, पर सोच, नैतिकता और बुद्धिमत्ता अंग्रेजों के मुकाबले हो। मैकॉले की सोच थी कि अंग्रेजी और यहाँ की भाषाएं मिलकर ही भारतीयों का ज्ञान बढ़ा सकती हैं। हिंदुस्तान में शिक्षा के माध्यम पर बहस जारी थी और इसके केंद्र में था कलकत्ता। लॉर्ड ऑकलैंड के दौर में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन पर आगे बढ़ने का फैसला हुआ। इसके लिए बंगाल को 9 भागों में बांटा गया। हर जिले में स्कूल खोले गए। 1840 तक ऐसे 40 स्कूल खुल चुके थे। कलकत्ता में धीरे धीरे अंग्रेजी सीखने वालों की तादाद बढ़ने लगी। इन लोग देखा ऐसे चलेगा नहीं। ये देश चलाने के लिए पहले इन लोग का गुलाम बनाना चाहिए। कैसे संभव? अंग्रेजी शिक्षा दे दो, जो अंग्रेजी बोल पाते हैं उनका ज़्यादा पैसा दे दो, मदद करो, इनकरेज करो। ऐसे करके उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा फैलाने शुरू किया। दूसरा उन्होंने देखा, जब तक भारत का अपना पूरा ट्रेडिशन, जो उनका वैदिक परंपरा, ये सब का पूरा शिक्षा जो सिस्टम से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, ये देश गिरेगा नहीं। सो द मोस्ट टेरेबल एंड ट्रेमेंडस डैमेज वाज डन बाय द ब्रिटिश। आप मैकॉले के वो स्टेटमेंट देखिए। इट वाज मैकॉले, आई थिंक वाज अ रोग नंबर 1। ही इज द मैन हु रियली डिस्ट्रॉयड इंडिया। ब्रितानी हुकूमत को मजबूती देने के लिए अंग्रेजी लिखने, पढ़ने और बोलने वाले युवाओं को तैयार करने के इरादे से कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। 20वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ ही अंग्रेजों ने शिक्षा प्रणाली में बदलाव शुरू किया। जब ब्रिटिश इंडिया के वायसराय की कुर्सी पर थे लॉर्ड कर्जन। इस दौर में माध्यमिक स्कूल और विश्वविद्यालय दोनों पर ही सरकारी नियंत्रण जरूरी माना गया। स्कूल कॉलेजों की आर्थिक मदद भी बढ़ाई गई, साथ ही सिलेबस में भी सुधार किया गया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद शिक्षा में सुधार के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने टीचरों की ट्रेनिंग, इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्डों के गठन की सिफारिश की। उसी दौर में बंबई, बंगाल, बिहार जैसे प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा कानून बनाए जाने लगे। ब्रिटिश इंडिया की शिक्षा नीति ने देश के भीतर अंग्रेजी बोलने वाला एक बड़ा वर्ग पैदा कर दिया, जो अदालतों में जज और वकील के तौर पर, सेना में अफसर के तौर पर, पुलिस और प्रशासन में बड़े अफसर के तौर पर, कॉलेजों में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा था। जब ब्रिटिश आए और 1835 में जब उन्होंने मैकॉले की शिक्षा नीति यहाँ अपनाई, तब सारा कुछ अंग्रेजी में सिखाना, उसको क्लर्क बनाना, उसमें अंदर में जो शक्ति है एंटरप्रेन्योर की शक्ति, उसको बंद कर दिया, सोचने की शक्ति को बंद कर दिया। ये भारत में करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत का ही प्रभाव रहा कि यहाँ के सामान्य जनमानस में अंग्रेजी बोलने वालों की छवि संभ्रांत की बन गई। अंग्रेजी पढ़ने लिखने वालों को समाज में प्रभावशाली समझा जाने लगा। एक सच ये भी है कि अंग्रेजों को भारत से बोरिया बिस्तर समेटने के लिए मजबूर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम के ज्यादातर नेता अंग्रेजी के भी अच्छे जानकार थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में दुनिया भर में हुई हलचलों को समझने और उसके बीच से भारत के लिए नई राह चुनने में अंग्रेजी कुछ हद तक मददगार की भूमिका में भी रही। भारत की शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों के आने से बेहतर हुई या खराब?
ये एक बड़ा विवाद है। दलील दी जाती है कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत मजबूत थी, सबको उसकी क्षमता के हिसाब से शिक्षा मिलती थी। भारत के हर हिस्से में शिक्षा देने और शिक्षकों का मजबूत नेटवर्क था। उस शिक्षा प्रणाली में दूसरों को शिक्षित करना गुरु कर्ज से मुक्ति का मार्ग बताया जाता था। दलील ये भी दी जाती है कि अंग्रेजी हुकूमत के लिए क्लर्क तैयार करने के मकसद से ही अंग्रेजों ने भारत की गुरुकुल व्यवस्था को खत्म किया। लेकिन एक सच ये भी है कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई का तौर तरीका समय के साथ बदलता रहा है। उसमें ठहराव नहीं, गतिशीलता बनी रहती है। आजादी के समय भारत के 100 लोगों में से सिर्फ 18 साक्षर थे। आज की तारीख में 100 में 78 लोग साक्षर हैं। इसी तरह 1947 में देश के भीतर सिर्फ 20 यूनिवर्सिटीज और करीब 400 कॉलेज थे। आज की तारीख में 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटी और 42,000 से ज्यादा कॉलेज हैं। आज बस इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगी कि आजादी के बाद कितना बदला पढ़ाई लिखाई का तौर तरीका, कैसी पढ़ाई से होगा देश के होनहारों का संपूर्ण कल्याण। अब मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों की मुखर आवाज के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।